हे फोक्स, वेलकम यू ऑल इन दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस लर्निंग सीरीज। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली अगर आप अपने 20s में हो, 30s में हो या इनिशियल 40s में भी हो तो आप अपने फ्यूचर फाइनेंशियल्स को कैसे प्लान कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले सबसे पहले कुछ प्रिपरेशन जरूरी है और उस प्रिपरेशन में सबसे पहले आता है डेट फ्री होना। तो सबसे पहले आप अपना तो लोन फ्री हो जाओ, क्योंकि आप कितने भी पैसे कमा रहे हो, आप कितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट करके रखे हो या करने वाले हो, अगर आपने एक लोन ले रखा है, कोई तगड़ा सा कोई ईएमआई ले रखी है, तो सारे पैसे तो उसमें ही जाते रहेंगे। तो इसीलिए अगर आपने लोन नहीं ले रखा है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप कोई भी लोन मत लो प्लीज़। अगर कोई बहुत ज़रूरत पड़ रही है तो भी उसे कोशिश करो जल्दी से जल्दी चुकाने की, लेकिन अगर आपने लोन ले रखा है तब तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। आपने पैरों में बेड़ियाँ अपने आप से बांध रखी हैं, चुकाओ। ठीक है। पहली चीज़ हो गई क्या, लोन फ्री रहना है, डेट फ्री रहना। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आप इंश्योरेंस लेकर के रखो। कौन सा इंश्योरेंस? दो टाइप के इंश्योरेंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक होता है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा होता है मेडिकल इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपकी ओवरऑल लाइफ को कवर करेगा। मीन्स अगर आपको कोई भी मिस हैपेंस होता है तो एटलीस्ट आपकी फैमिली को कुछ एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, करोड़ 2 करोड़ जो भी जितने भी आप ले रहे हो। कितना लेना एग्जैक्टली पहले तो आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसको 20 से मल्टीप्लाई करो, तो जितनी वैल्यू आ रही उतने का आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। दूसरी चीज़, आप मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस मतलब कि आपको कभी भी कोई मिस हैपेंस होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसीज आती है, तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए एक बैकअप अमाउंट रहेगा, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट नहीं हिलेंगे उसकी वजह से। आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना बहुत ज़रूरी है हर फैमिली मेम्बर के लिए। कितना? ये एटलीस्ट आप ले सकते हो 5-10 लाख का भी ले सकते हो तो चलेगा, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। बट हाँ, ये दो टाइप के आपके इंश्योरेंस जरूर जरूर होने चाहिए। ठीक है। तीसरी प्लानिंग क्या हो सकती है इन्वेस्टमेंट से पहले जो प्रिपरेशन होती है, तीसरी प्रिपरेशन हो सकती है क्योंकि आपने कुछ हद तक तो अपने आप को सिक्योर कर लिया है, इंश्योरेंस से कवर कर लिया है और कुछ आपने डेट फ्री भी रखा है अपने आप को, तो कुछ हद तक तो आपने अपने आप को कवर करके रखा हुआ चीज़ों से फाइनेंशियली। ठीक है। अगली चीज़ क्या होती है, मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर आपकी कोई जॉब चली गई, आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, आपका अगर वो चला गया तो उस केस में क्या, कुछ बंद हो गया, या फिर इन केस कभी कोई कोविड जैसे सिनेरियोज आ जाते हैं तो उस केस में क्या, तो कुछ इमरजेंसी फंड आपको हमेशा रखने हैं, ताकि अगले 6 महीने की चीज़ें प्लान हो सकें, आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब ना हो जाए उसकी वजह से, क्योंकि अगर आपकी जॉब चली गई या आपके कोविड जैसे सिनेरियोज अगर आ गए हैं तो। ठीक है। कहाँ रखेंगे और कितना रखेंगे इमरजेंसी फंड? तो आपका अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि 50,000 रुपये महीने का खर्च आता है, एक्सपेंसेस आपके 50,000 रुपये हैं, तो आप अपने 6 महीने के, अगले 6 महीने का प्लान करके रखो। मतलब 3 लाख रुपए का आप इमरजेंसी फंड बना के रखोगे। कहाँ पे रखोगे? बैंक में नहीं, एफडी में नहीं, क्योंकि वहाँ पे पैसे डालने पे कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को आग ही लगा रहे हो, एक तरह से बर्न कर रहे हो आप अपने पैसे, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो इमरजेंसी आपकी 6 महीने में आने वाली है, 2 दिन में आने वाली, 2 साल में आने वाली, 20 साल में आने वाली, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो इसीलिए उस पैसे को ऐसी जगह रखो ताकि वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट कर पाए। ठीक है। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आप पैसे कहाँ रख सकते हो? तो रख सकते हो आप लिक्विड फंड में। अब लिक्विड फंड में पैसे रखने का क्या फ़ायदा है, कैसे रखते हैं, वो सारी चीज़ डिटेल में अगर जाननी है तो आपको स्क्रीन पे कहीं फ्लैश हो रहा होगा, लिक्विड फंड से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बना रखा है, आप उसमें डिटेल में जाके देख सकते हो। प्लस साथ में मैं आपको आई बटन में और नीचे शायद आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा, वहाँ भी जाके चेक कर लेना। आप डिटेल में सीख सकते हो कि एग्जैक्टली लिक्विड फंड कैसे काम करता है और कैसी चीज़ें उसकी वर्क करती है और कैसे, क्यों, मतलब आई मीन बेनिफिट क्या है कुल मिलाकर के उसका लिक्विड फंड में रखने का और एफडी के कंपेयर में एटलीस्ट। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि किसी रीजन की वजह से आपको कोई ईएमआई पे कुछ लोन वोन लेना ही पड़ रहा है, आपको घर लेना पड़ रहा है, कार लेनी पड़ रही है, मान लो थोड़ी देर के लिए आपको लेना ही पड़ रहा है, तो एटलीस्ट आप कोशिश करो कि आपकी ईएमआई इतनी हो कि आपका जो भी अमाउंट इन हैंड आ रहा है आपकी जॉब से, आपके बिजनेस से, उसका एटलीस्ट 30% सिर्फ जा रहा हो उस ईएमआई में, 30% से ज़्यादा ना जा रहा हो, क्योंकि 30% से ज़्यादा जाएगा तो आपकी एक शीट है जो मैं आपको देने वाला हूँ, जो एक रेशियोज़ के बीच में आपको जो डिवाइड करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट को, वो चीज़ डिस्टर्ब होंगी। कैसी रेशियो? 50-30-20। 50% आपकी नीड के होने चाहिए। नीड मीन्स कि आपकी कुछ चीज़ें जैसे घर का रेंट वगैरह हो गया, पेट्रोल का हो गया, ग्रॉसरी वगैरह हो गया, ये 50%, तो मतलब ये नीड होते हैं। तो नीड को 50% देना है, आपको जो भी इनकम आ रही है उसमें से 30% देना है वांट्स पे, जो आपकी नीड नहीं है बट आप चाहते हो, लाइक ट्रैवल करना, घूमना और अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, मूवी देखनी है, और या आपको महंगे फ़ोन चाहिए, कुछ भी ऐसा, 30% वो सारी चीज़ें कवर होंगी। 20% में आ गया आपके सारे इन्वेस्टमेंट। 20% आपको हर महीने इन्वेस्ट करना ही करना है, लेकिन ये 20% वाला रूल तब अप्लाई होता है जब आप अपने इनिशियल करियर में हो तब। अगर आप 30s में हो, 40s में हो, दैट मीन्स आपकी सैलरी अच्छी है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आपको फिर ये 20-30-50 वाले रूल में नहीं जाना, तब आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। क्योंकि अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपको 20s में हो तब भी आपको 20% आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि ये 20 वाला
पीरियड है जो आपका 20s वाला, 2021 23 वाला जो पीरियड है, ये आपको लौट के कभी भी नहीं आने वाला है। ये आपको मैं एक्चुअली एक एक्सेल शीट पे चल करके दिखाता हूँ कि मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, आप अगर अपनी 20s में हो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आप अपने 20s में हो, दैट मीन्स आपने अपना करियर स्टार्ट किया है। अगर आपने अपना करियर स्टार्ट किया है तो आपके सोसाइटी से, घर वालों की या किसी की भी आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप कोई बहुत महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ी, महंगा कुछ भी यूज़ करो, आप महंगे कपड़े कुछ भी पहनो, कुछ भी, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। उनको बस ये पता है कि आपने अपना करियर स्टार्ट किया है, सो दैट मीन्स कि आपके पास में पैसे कम हैं। सो क्यों ना इस चीज़ को अपने फेवर में यूज़ करो, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बिल्ड करो ताकि आपके अगले 30-40 साल एक सिक्योर हो सके। और अभी से इन्वेस्टमेंट करनी क्यों ज़रूरी है, क्यों ये 30s में जाकर के आपको नुकसान देगी, ये चल के आपको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। मैं आपको ये स्क्रीन पे चल करके एक एक्सेल के थ्रू बताऊंगा कि एग्जैक्टली कितना डिफरेंस हो जाता है इस चीज़ से। ठीक है, चलो स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं, इशिता, विकी और आनंद। इशिता ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी स्टार्ट की थी वो 20 की एज में की थी, विकी ने 30 में, और आनंद को थोड़ी सी लेट समझ में आई, उसने 40 में स्टार्ट किया। कब तक? 60 साल की एज तक तीनों ने किया है। तो सबसे ज़्यादा किसको टाइम मिला इन्वेस्ट करने के लिए? 40 साल मिला है इशिता को, विकी को मिला 30 साल, आनंद को मिला 20 साल। सभी को सेम परसेंटेज मिल रहे थे रिटर्न में। ठीक है, इशिता को लगा कि उसने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी तो उसने सिर्फ 10,000 से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करी। विकी को लगा कि मैंने थोड़ी सी लेट कर दी, इसलिए विकी ने 20,000 से स्टार्ट करी। आनंद को लगा कि उसने और ज़्यादा लेट कर दी है, तो इसलिए आनंद ने 30,000 से स्टार्ट की। अब देखो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे सभी को सेम परसेंटेज मिल रहा है, सेम परसेंट का रिटर्न मिल रहा है, और जबकि यहाँ पे आनंद ने ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, 30,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं, और यहाँ पे इशिता ने सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट कर रखे हैं। फिर भी इशिता को देखो कितना रिटर्न मिल रहा है, 6 करोड़ 32 लाख लगभग मिल रहा है, और आनंद को मिल रहा है 2 करोड़ 27 लाख। डिफरेंस आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे टाइम पीरियड की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर इसने 40 साल इन्वेस्ट किया तो कितने ज़्यादा पैसे हो गए, लगभग 2.5 गुना के आसपास, 2 से 2.5 गुना के आसपास लगभग पैसे हो गए इसके। यहाँ पे कैलकुलेशन में एग्जैक्टली डिटेल में मत जाना, एक मोटा मोटा जो दिख रहा है उस पर जाओ। ठीक है, यहाँ पे 2.5 गुना पैसे आपके हो गए इशिता के पास में। क्यों? क्योंकि उसने जल्दी इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करी थी। आनंद ने लेट से स्टार्ट किया, जबकि ज़्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट की अपनी, फिर भी बीट नहीं कर पाया इशिता को। तो इसीलिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करो, ताकि आप ये नेटवर्थ अपनी क्रिएट कर सको। और स्टार्टिंग में जरूरी है, देखो घूमना भी जरूरी है, फ़ोन भी जरूरी है, पार्टी भी जरूरी है, सारी चीज़ें जरूरी है, बट एक बैलेंस होना चाहिए सब में। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको इशिता की तरह 20s में इन्वेस्टमेंट क्यों प्लान कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप वो एज निकल चुकी है तो आप अपनी 30s 40s में भी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ नहीं करने से तो बेहतर है कुछ तो करो ना। ठीक है, आपको एग्जैक्टली और डिटेल में अगर वीडियो चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लाइक अगर स्टॉक मार्केट में कुछ करना है, म्यूचुअल फंड में कुछ करना है, या गोल्ड में करना है, ऐसे आपको डिटेल में और प्रॉपर डिटेल में एग्जैक्टली वीडियो चाहिए कि कहाँ पे कितना पैसा आपको डिवाइड करना चाहिए। मान लो आपके पास में 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो उस 10,000 रुपये को आपको कैसे डिवाइड करें, क्योंकि आपने सुना होगा अपने अमाउंट को या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। कैसे डाइवर्सिफाई करना है वो सारी चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट करके बताओ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं उस पर लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ी और डिटेल लर्निंग मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।